हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार माथुर, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों आप सब कैसे, आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टॉपिक को कवर किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म को काफी डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 10th के दृष्टिकोण से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th के दृष्टिकोण से। ठीक है, यानी 10th और 12th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा हम लोग डीप डाउन जाके देखने वाले हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म है और इसका कुछ नाम देते हैं। ठीक है, ए, बी और सी। अब देखिए इसमें तीन सरफेस है, एक सरफेस ए बी है, दूसरा बी सी और तीसरा हमारा क्या ए सी है। ठीक है, तो ये तीन जो सरफेस है, इन तीन सरफेस में दो सरफेस जो है वो रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी सरफेस रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, अब यहाँ से लाइट पास कर रहा है, इधर से क्या हो गया, लाइट निकल गई। तो इसमें ये जो सरफेस दोनों हैं, ये दोनों सरफेस रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन दोनों सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। बट ये जो सरफेस है ये रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस ए बी पे एक इंसिडेंट रेस को भेजते हैं। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे, इसका नाम देते हैं पी। और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है इस सरफेस ए बी पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, क्यू। और इधर जो मीडियम है ये हमारा क्या, एयर है, और जो हमारा प्रिज्म है वो किस चीज का बना है, ग्लास का बना है। क्लियर है? तो देखिए जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, और इस नॉर्मल का नाम रख दिए n1। क्लियर है? अब देखिए जो लाइट है वो रेयर मीडियम से कहां पे जा रहा है, डेंसर मीडियम में। तो व्हेन लाइट गोस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये किधर बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरह कुछ बेंड हो गई। ठीक है, तो देखिए ये हमारा नॉर्मल और ये इंसिडेंट, इसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो रेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। जैसे इस रेज का नाम क्या है, इंसिडेंट रे, तो ये जो रे है इसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइट है अगेन डेंसर से किस पे जाने वाली है, रेयर में। तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस एसी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये जाके स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो अगेन इस पॉइंट को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल का नाम हम लोग रख दिए n2। ठीक, तो देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के लिए इंसिडेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। बट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट नहीं करेंगे हम लोग। एक मीडियम के लिए जो भी एंगल लेंगे उसको आई से डिनोट करेंगे, और दूसरे मीडियम के लिए जो भी एंगल लेंगे उसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर। अब देखिए दोनों आर है तो इसको हम लोग 1 नाम देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, 2। ठीक है, अब देखिए लाइट कहां से कहां जा रही है, तो डेंसर टू रहेगा, तो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट कुछ इस तरीके से बेंड हो गई है ना। अब ये जो लाइट निकल के जा रही है इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के भी जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग किसे डिनोट करता है, ई से। बट देखिए ये एयर है तो इधर भी क्या एयर है, तो इसको भी ई को भी हम लोग किसे डिनोट करेंगे, आई से। क्लियर? तो इसको हम लोग नाम देंगे I1 और इसको हम लोग नाम दे देंगे I2। एक्चुअली यहाँ पे I1 I2 क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि एक बार लाइट को हम लोग इधर से भेजते हैं। ठीक है, इधर से टेस्ट करते हैं, और दूसरी बार हम लोग लाइट को इधर से टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए एक ही मीडियम वाले को I1 I से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरे मीडियम में जो भी एंगल है उन सबको RR से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये
जो इंसिडेंट रे है उसका ये एक्चुअल पाथ है। अगर मान लीजिए कि प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कुछ ऐसा ही स्ट्रेट चली जाती, ठीक। बट इस प्रिज्म की वजह से क्या हो रहा है, इस इंसिडेंट रे का 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और फाइनली लाइट रे जो है वो स्ट्रेट ना जाके कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली देखें तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो लाइट रे है ना, ये लाइट रे क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ डेविएट कर गया है ना, यानी ऐसा जाना चाहिए था बट ये इतना एंगल बना के वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जितना डिग्री ये डेविएट हो गई है ना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा इंसिडेंट हो गया और ये इमर्जेंट हो गया। इसके भी देखिए यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यानी जो लाइट है वो लाइट और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो एक्चुअली लाइट जो अपने ओरिजिनल पास से इतना जितना एंगल ये डेविएट होके जा रहा है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है बहुत सारे टर्म्स पे डिपेंड करता है, तो वो सारे टर्म्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो आप सबको को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स 10th की अगर दृष्टिकोण से देखें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता नहीं है, बट जो भी टर्म्स होंगे ये कौन कौन से क्वांटिटीज पे डिपेंड करने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। बट 12th में इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो एंगल है यहाँ पे जो रेज दोनों मिल रही है नॉर्मल, उसको हम लोग कुछ नाम देते हैं O, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल AQO और इसका नाम थे R और ये हो गया S, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल देखिए AQO और R में, ठीक है। तो अगर हम इन चारों एंगल्स का बात करें तो चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 क्वाड्रिलेटरल में, यानी एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू 360, क्लियर। तो एंगल A अभी छोड़ दे रहे हैं प्लस एंगल Q, ये एंगल Q क्या होगा, तो ये पूरा एंगल देखिए, ये सरफेस हमारा A, ये सरफेस हमारा क्या हो गया AB, है ना। अब ये नॉर्मल है तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। तो सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस एंगल R भी कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू 360, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 180, है ना। तो एंगल A प्लस एंगल O कितना हो गया 180 डिग्री, समझ में आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस पे हम लोग। तो देखिए एंगल A, अब ये एंगल A यानी ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जो भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे उसके बीच जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म से डिनोट करते हैं, यानी बोलते हैं उसको A से डिनोट किया जाता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की जगह क्या हो जाएगा, एंगल A की जगह A हो जाएगा O। अब ये एंगल की अगर बात करें तो देखिए ये एंगल कितना होगा, तो ये अगर ट्रायंगल की बात करें तो पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में क्या करेंगे, R1 प्लस R2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, इक्वल टू 180। अब देखिए A प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी A इक्वल टू क्या हो गया R1 प्लस R2, समझ में आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और देखिए समझते हैं आगे। देखिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल, ये इंसिडेंट, ठीक। तो ये एंगल हमारा R1 है, ये एंगल R2 है, ये इमर्जेंट हो गया। ये एंगल I2, ये एंगल कितना है I2, और ये एंगल हमारा है I1, ठीक। और ये जो एंगल है वो कितना है डेल्टा, ठीक है। तो हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा। तो देखिए ये एंगल अगर I1 है तो ये पूरा कितना होगा I1 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये अगर I1 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा I1। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो
तो ये जो एंगल आएगा वो हमारा होगा I1 में माइनस कर देंगे R1 को। क्लियर है? उसी तरह से अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये I2 है तो ये पूरा I2 होगा, है ना। बट I2 में R2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा I2 माइनस R2। क्लियर? अब देखिए ये जो डेल्टा है वो डेल्टा इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, I1 माइनस R1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस R2, है ना। I वाले टर्म्स को एक जगह पे, तो I1 प्लस I2 और माइनस कॉमन ले लेते हैं, इधर हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, डेविएशन का। क्लियर? बट अगर दोस्तों ये जो प्रिज्म है इसको अगर हम लोग थीन कंसीडर कर लेते हैं, है ना, यानी 4 थीन प्रिज्म, बहुत पतला प्रिज्म अगर हम कंसीडर कर लें, ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स क्या हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, है ना, यानी 4 स्मॉल एंगल्स साइन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा किसका, थीटा का। ठीक है, तो देखिए यूजिंग यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, या फिर पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या है, तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए अगर हम लोग एंगल बहुत छोटा मान लिया है तो सिचुएशन में साइन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा, तो यहाँ पे साइन आई को क्या लिखेंगे, आई, और साइन आर को क्या लिखेंगे, आर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमको क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, एक फॉर्मूला मिल गया, ये जनरल फॉर्मूला। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग I1 लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू R1। ठीक है, और अगर I2 लिखें तो क्या लिखेंगे इसको, म्यू R2। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। ठीक है, अब देखिए ये जो I1 और I2 है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर इसको नाम है 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अगर हम लोग I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे तो देखिए क्या होता है। चलिए, तो डेल्टा इक्वल टू I1 के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू R1 प्लस म्यू R2। ठीक है, माइनस, अब देखिए R1 प्लस R2 हम लोगों ने क्या लिखा था, R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू किसके बराबर था, A के बराबर। तो यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली देते हैं A। ठीक, अब देखिए यहाँ से म्यू कॉमन हो जाएगा, तो म्यू कॉमन, फिर अगेन R1 प्लस R2 माइनस A। अब देखिए अगेन R1 प्लस R2 को क्या लिख देंगे, A लिख देंगे, तो म्यू इंटू A माइनस A कॉमन हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये दोनों ही फॉर्मूला। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन से टर्म पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी ऑन व्हाट फैक्टर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो सारे फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन जिस पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड कर रहा है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो सारे फैक्टर्स को हम लोग समझते हैं। हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो यही दो फॉर्मूला है। ठीक है, इन्हीं दो फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखें तो जो हमारा डेविएशन है यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, देखिए सबसे पहला फर्स्ट अगर यहाँ पे ए की बात करें तो ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, ये हमारा क्या एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली हैं, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो जो डेविएशन होगा वो डेविएशन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा।
जैसे से एंगल ऑफ प्रिज्म को इन दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा डेविएशन भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यानी जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। क्लियर है? देखिए सेकंड नंबर क्या है, म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म पे। ठीक है, जो हमारा डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। अब प्रिज्म कौन से मटेरियल का बना है, मान लीजिए अगर हम प्लास्टिक का बनाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग होगा, तो डेविएशन भी उसी के हिसाब से होगा। अगर हम ग्लास ले रहे हैं तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सिचुएशन में जो उसका डेविएशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम कौन से मटेरियल का प्रिज्म लिए हैं इस पे भी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रिज्म पे तो डिपेंड करता ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड करता ही है ना, और मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है। आगे देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या है, टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इस मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स होगा इसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब एनर्जी बढ़ेगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर भागेंगे। अब दूर दूर भागेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, कम होता चला जाएगा, है ना। यानी जो डेंसर मीडियम से वो धीरे धीरे रेयर की तरफ कन्वर्ट होगा। अब जैसे से रेयर होता चला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो गया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए फिर, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देखिए, कुछ टर्म्स दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अगर इस फार्मूला को देखते हैं तो यहाँ पे हमको कहीं भी एंगल ऑफ डेविएशन नहीं दिखता है, क्योंकि ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो इस फार्मूला को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बट इस फार्मूला को जब हम लोग देखते हैं तो क्या लगता है कि अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। और इसका जो कहानी है वो कहानी जो है काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। समझ में आ रहा है कैसे इंटरेस्टिंग कहानी है? तो देखिए अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, मतलब इंसिडेंट रे जो है, इस इंसिडेंट रे को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे से बढ़ाते जाते हैं ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। फिर से इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो फिर ये क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। समझ में आता है? अब एक ऐसा सिचुएशन आता है, अब उसके बाद अगर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे को बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। यानी एक ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन है जिसमें डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है, उसके बाद फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, कि जब हम इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कंडीशन है। चलिए देखिए, इसको देखते हैं ग्राफ के हल से, इसको रब कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ये है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्राफ हम लोग ऐसा ले रहे हैं, इधर डेविएशन को शो कर रहे हैं और इधर इंसिडेंट को। ठीक है, देखिए जब इंसिडेंट रे कम है तो उस समय डेविएशन क्या है, ज्यादा है ना। कुछ इस तरीके से ये धीरे धीरे ग्राफ हमको दिख रहा है। देखिए ये कुछ ग्राफ हमको ऐसा मिल रहा है ना। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक, इधर मान लीजिए 30-40 कुछ होगा, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, है ना। इधर से जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, अब जैसे यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना स्टार्ट किए, ये जो डेविएशन है वो धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सबसे कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम
डेविएशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी ये एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एट ओनली वन, है ना, जिस पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, और उसको डिनोट किससे करते हैं, आई एम से, और जो यहाँ पे डेविएशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एम, ये मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। और जो हमारा एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ प्रिज्म। आई होप आप सबों को समझ में आया होगा। एक्चुअली 10th के दृष्टिकोण से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।